सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। कल हम लोग बात कर रहे थे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर तक पहुंच गए थे। इसी के आगे हम लोगों को आज कंटिन्यू करना है और ये वीडियो हमारी आप तक जरूर पहुंचे। आप लोग देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, कोई इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं यही चाहूँगा कि ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए इस बार आने वाले एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ इस एग्जाम को आप सफल भी बना पाए। देखिए क्या होता है, किसी की जीत के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वजूद शायद आपकी नज़रों में नहीं होता है, लेकिन हाँ, दिल से तो ये आप जानेंगे जरूर, 100% जानेंगे कि आखिरकार आपकी सफलता में जीत किसकी है। बोले कुछ भी, लेकिन दिल आपका वही कहेगा जो आप अपनी अंतरात्मा से बोलोगे। तो आते हैं हम लोग अपने इस कंटिन्यूएशन में। 13 हमारे कंप्लीट हो चुके थे, अब हम लोग 14 पर बात करेंगे। यानी कि अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने ग्लूकोज पढ़ा और ग्लूकोज में भी आपने नोटिस किया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर H होता है। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ पर OH हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर OH हो जाता है और यहाँ पर H आ जाता है। सिंपली यहाँ पर अब हम लोग C, इधर H ले लेते हैं, CH ले लेते हैं, यहाँ पर OH ले लेते हैं और लास्ट में हम लोग CH2OH। इसको आप लोग अभी आप देख रहे थे कि हम लोग नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज देते हैं। इसी पे अगर ये जो सेकंड वाला आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन, यानी कि अगर हम लोग इसके नीचे का पोर्शन, ये वाला कार्बन जहाँ पर मैंने लाइन खींची, इसको अगर हम पलट देते हैं, यानी कि अगर हम इसका OH लेफ्ट में कर देते हैं और H राइट में कर देते हैं, तो फिर ये मैनोज का फॉर्म ले लेता है और इसको हम लोग मैनोज के नाम से बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज क्या हो सकता है। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे हो, अगर आपको लगता हो कि सर वाकई में जो आप कह रहे हैं वो हमारे लिए यूजफुल है, तो फिर कमेंट करना आपका एक कर्तव्य भी बनता है। और अदरवाइज अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो कोई ऐतराज नहीं है, आप वीडियो को देखिए और देखने के बाद ये स्ट्रक्चर आप बिना देखे अगर आप बनाने लगेंगे तो मैं ये मान लूँगा कि आपकी तैयारी भरपूर है। ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया आपका अल्फा डी मैनोज का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर इसे हम लोग, यहाँ पर अल्फा डी का मतलब यहाँ पर आप जान ही रहे हैं, मैनोज की बात मैं कर रहा हूँ, इसे प्लस मैनोज भी बोलते हैं। प्लस का मतलब ही हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंडीशन ये बनेगी। ठीक है, कार्बन यहाँ पर भी 6 है, कार्बन इसमें भी 6 है, तो 6 कार्बन का कंपाउंड है ये। एल्डोहेक्सोज ये भी है और एल्डोहेक्सोज ये भी है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इन दोनों को याद रखिएगा और साथ ही साथ आप अरेबिनोज के स्ट्रक्चर को भी जानिए कि आखिरकार अरेबिनोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अरेबिनोज पेंटोज में आता है, तो ये हेक्सोज में नहीं आता है। तो पेंटोज में इसका मतलब है कि हम यहीं पर CHO लिख देते हैं और नीचे जस्ट अपोजिट जैसे वहाँ लिखा, इसलिए मैं तुरंत बता रहा हूँ। यहाँ पर आप OH ले लीजिए, यहाँ पर आप सिंपल अपोजिट चलिए, यहाँ OH ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए। इसी कंटिन्यूएशन में 1 2 3 1 2 3 चौथा हो गया, और चौथे में भी आप सिंपल लास्ट वाला राइट हैंड साइड में ही रखिएगा और फिर नीचे CH2OH लिख दीजिएगा, CH2OH लिख दीजिएगा। इसको हम लोग अरेबिनोज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस यानी D या माइनस अरेबिनोज के नाम से जानेंगे। अरेबिनोज, अरेबिनोज के नाम से यहाँ पर हम लोग इसे जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है और इसको आपको याद भी रखना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। तो ग्लूकोज, अरेबिनोज, इसके बाद जो एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और आप उसे याद भी रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100% याद रखेंगे। जैसे कि आपने पायरेनोज पढ़ा और एक फ्यूरानोज स्ट्रक्चर पढ़ा, तो पायरेनोज और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर के अगर कॉम्बिनेशन में चलते हैं तो आपने सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी पढ़ना चाहिए। और सुक्रोज दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक एल्डोहेक्सोज होता है और साथ ही में एक एल्डो मतलब अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी
फ्रक्टोज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज बनता है। सुक्रोज के स्ट्रक्चर की जानकारी मैं तो कहता हूँ आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सुक्रोज का स्ट्रक्चर बहुत जगह पूछा भी जाता है, बहुत जगह पूछा भी जाता है। मैंने आपको हिंट दे दिया कि स्ट्रक्चर में एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, 16th वाले स्ट्रक्चर पर चल लेते हैं, और 16th वाले स्ट्रक्चर को आप सुक्रोज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और सुक्रोज के स्ट्रक्चर को हम लोग केन शुगर, यानी कि केन शुगर आप जानते हैं गन्ने की जो शुगर है, केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। कार्बन का नंबर कितना होता है पता है, C12, C12H22O11, ये सबको आता है। लेकिन ये मालूम क्या है कि अगर अभी आप बोर्ड पर बनाने को दे दो तो 90% लोग नहीं बना पाएंगे। 90% बोर्ड पे, वैसे तो आप किताब सामने रखिए तो बना ही लोगे, लेकिन 90% लोग गलती करते हैं। तो आप अल्फा डी ग्लूकोज को याद रखिए, अल्फा डी ग्लूकोज पहले बना लीजिए। सबसे सिंपल है, पहले आप अल्फा डी ग्लूकोज बनाएं, और जैसे ही अल्फा डी ग्लूकोज बन जाए फिर आप बीटा डी ग्लूकोज बना करके वाटर निकाल दीजिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज जब आप बनाएंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से, पहले दो OH ऊपर, दो H ऊपर, दो OH नीचे, फिर अल्टरनेट चलिएगा, OH यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, और फिर यहाँ पर CH2OH। इसका मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। और अल्फा डी ग्लूकोज के बाद आप बीटा डी फ्रक्टोज बना लीजिए। बीटा डी फ्रक्टोज इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है बीटा डी फ्रक्टोज का। और बीटा डी फ्रक्टोज आप ऐसे बनाइए, इस तरीके से बीटा डी फ्रक्टोज बनाइए आप पहले इस तरीके से। अब यहाँ पर आप OH ले लीजिए, और यहाँ पर आप CH2OH ले लीजिए, CH2OH ले लीजिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से अल्टरनेट चलना है, अल्टरनेट चलना है, आपको इस बात का ध्यान देना है। CH2OH इधर है, ध्यान दीजिए, CH2OH इधर है ना, तो इसका मतलब है जहाँ जिस साइड में OH वहाँ H लीजिएगा, फिर यहाँ पर OH लीजिएगा, फिर यहाँ पर OH लेना और यहाँ पर H लेना, फिर लास्ट में यहाँ पर आप H लीजिए और यहाँ पर आप यहाँ पर आप OH लीजिए, यहाँ पर OH लीजिए और यहाँ पर CH2OH लीजिए। अगर एक बार हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, सही है ना, एकदम मस्त हाइड्रोजन, कोई टेंशन तो नहीं हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन चेक कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, भी ऑक्सीजन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये वाला यहाँ पर H होगा। अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। यहीं से हम लोग एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से रिलीज करा दें, और जैसे रिलीज कराएंगे तो यहीं से कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर अब हमारा सिंपल ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका बन गया, कंप्लीट बॉन्ड बना दीजिएगा। मेरा हाथ हिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है सुक्रोज। तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, और ये अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कल हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, देखिए कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कल भी मैंने आपको बताए थे, और आज भी आपको कंटिन्यूएशन में लेकर के चल रहा हूँ। अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो स्ट्रक्चर, इनका नाम आप जान लीजिए, 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। एक तो एसिटो एसिटिक एस्टर, ये नाम भी बहुत पूछा जाता है, और ये न मानो तो पेपर उठाओ कि एसिटो एसिटिक एस्टर पर सर कुछ आया है, तो 100% फार्मूला भी आपको पता रहना चाहिए। यहाँ CH2 कर लीजिए, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3, एक तरफ COCH3 लगा दीजिए, और एक तरफ C डबल बॉन्ड O और OC2H5 लगा दीजिए। दिस इज एसिटो एसिटिक एस्टर। इसी तरीके से मेलोनिक एस्टर भी आपसे बहुत पूछा जाता है, और मेलोनिक एस्टर एग्जामिनेशन में भी कई प्रकार से, कई नामों से भी पूछा जाता है। तो मेलोनिक एस्टर भी आप याद रखिए, एक तो एसिटो एसिटिक एस्टर जरूर याद रखिए, और दूसरा आपको मेलोनिक एस्टर भी याद रखना पड़ेगा। मेलोनिक एस्टर भी बहुत पूछा, इसे इथाइल एसिटो एसीटेट तो कहते ही कहते हैं। नाम, जैसे कि नाम मैं इसलिए क्यों बोल देता हूं, क्योंकि नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब इसी तरीके से दोनों तरफ COOH5 लगा दीजिए, तो ये मेलोनिक एस्टर बन जाता है। तो 18 वाले पॉइंट को हम लोग मेलोनिक एस्टर ले लेते हैं।
Me मेलोनिक एस्टर को हम लोग एक नाम और देते हैं, इथाइल मेलोनेट भी बोलते हैं। मेलोनिक एस्टर हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, मेलोनिक एस्टर लिख देते हैं। और मेलोनिक एस्टर भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप इस बात का भरोसा करके आप इस वीडियो को देखिएगा। ये मेलोनिक एस्टर भी पूछा गया, और इसका अगर हम लोग इथाइल मेलोनेट बोलें, इसे एसिटो एसिटिक एस्टर पूरा नाम लिख देता हूँ, एसिटो एसिटिक एस्टर बोलते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं मेलोनिक एस्टर या फिर मिथाइल मेलोनेट। मिथाइल सॉरी इथाइल लगा है ना, मिथाइल कैसे हो जाएगा, इथाइल ग्रुप लगता है, तो ये हो गया आपका इथाइल मेलोनेट, इथाइल मेलोनेट हो गया, मेलोनेट, ठीक है, इथाइल मेलोनेट हो गया। अब इसी के आगे कंटिन्यूएशन में जब हम लोग चलेंगे तो इनके स्ट्रक्चर को भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हो गया CH2, यहाँ पर COO C2H5 हो जाता है, यहाँ पर भी COO C2H5 हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों कंपाउंड, दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर, इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो इन स्ट्रक्चर्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद जिन स्ट्रक्चर की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये तो फिर मान के चलिए कि आपको छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। कोई भी पेपर यूपी पीजीटी का उठा लिए, अगर ना आए तो बताइएगा, सब कुछ पढ़ाना बंद कर दूंगा। अगर इन स्ट्रक्चर्स के नाम, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, ये सब पूछी जाती जो मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली लाइन में दूंगा इस कंपाउंड को, इसके बारे में पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब पूछे जाते हैं, ये सब पूछे जाते हैं, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ये इसका नाम हो जाता है नेफ्थलीन। क्या नाम हो जाता है? नेफ्थलीन हो जाता है, और इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की कंडीशन पूछी जाती है। इसका दूसरा भैया अगर चले आओगे तो सीरीज है पूरी, ये आप जान रहे हो, इसको हम लोग एंथ्रासीन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे इसको? एंथ्रासीन के बारे में बताएंगे इसे, एंथ्रासीन। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग एंथ्रासीन लिख देते हैं। और एक और स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके यहाँ पर कंधे पे बिठा दीजिए एक बेंजीन रिंग, और कंधे पे अगर बेंजीन रिंग बैठ गई तो फिर जान लेना कि ये स्ट्रक्चर आ गया आपका फिनेंथ्रीन का। किसका स्ट्रक्चर आ गया? फिनेंथ्रीन का आ गया। तो ये इन स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग भी पूछी जा सकती है कभी कभी, और कभी कभी जो है वो इनमें नाम भी पूछ लेते हैं, कभी कभी इनकी रिएक्शंस भी पूछ लेते हैं। अक्सर इन पर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप कि इन स्ट्रक्चर्स को भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। बाकी बहुत ज़रूरत जहाँ पर मुझे लग रही, मैं केवल उन्हीं स्ट्रक्चर्स को डिस्कशन कर रहा हूँ, सभी स्ट्रक्चर आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक मैंने हर जगह बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कशन किया हुआ है। तो जो स्ट्रक्चर ज़रूरत है वो मैं आपसे इम्पोर्टेंसी के तौर पर बता रहा हूँ। अब आपने जो स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में आते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्स तो ये भी पूछा जाता है, जैसे कि अगर हम एक रिंग पूरा कर दें, एक रिंग कंप्लीट कर दें, और एक पर केवल यहीं डबल बॉन्ड लगा दें, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखाएं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखाएं, तो ये स्ट्रक्चर क्या पूछा नहीं जाता है? पूछा नहीं जाता है। इसे 1,4 डायालिन के नाम से जानते हैं, ये स्ट्रक्चर डायालिन का है। अब आप कहोगे कि सर अरे भाई नेफ्थलीन सिलेबस में है, एंथ्रासीन सिलेबस में है, तो क्या इनके डेरिवेटिव आपसे नहीं पूछे जाएंगे, रिडक्शन की रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी? ये C2H5 और Na डाल दो, NaC2H5 तो डायलिन बन जाता है, और अगर Na एमाइल अल्कोहल डाल दो तो फिर आपका पूरा कंपाउंड टेट्रालिन, मतलब ये बॉन्ड भी हट जाता है। तो ये बॉन्ड भी हटा लेते हैं अगली स्टेप में, ये डायलिन हो गया, और इसके नीचे नाम लिखेंगे भी दोबारा। और इसके बाद अगर पूरा हट गया तो बच्चा टेट्रालिन हो गया, है ना जलवा? टेट्रालिन अगर पूरा हटा तो टेट्रालिन नाम याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं जनाब, नहीं तो दीवाने हो जाओगे। ये हो गया आपका डायालिन हो गया, ये आपका टेट्रालिन हो गया, टेट्रालिन। अब याद करो कि क्या ऐसा स्ट्रक्चर आया था बर्च रिडक्शन में भी आपने पढ़ा होगा कि बर्च रिडक्शन कराते हैं तब भी डायलिन बनता है। डायलिन सोडियम और लिक्विड अमोनिया जब लेते हैं तब भी डायलिन ही बनता है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर कंप्लीट करा दो तो फिर आपका पता डेकालिन भी बन जाता है। तो यहाँ बीचों बीच में मैं डेकालिन बना देता हूँ,
तो ये स्ट्रक्चर अब आपको लग रहा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम पर यही स्ट्रक्चर आपको जनाब कंफ्यूज करेंगे। यहाँ आप विद्वानता दिखा देंगे कि सर ये तो हमें सब आता है। एक लोगों से मैंने पूछा कि आपको पूरी, ये 2021 के पेपर की बात है, बोले साहब पेपर जो था वो किसी के, उन्होंने चैलेंज किया था मुझे कि सर 60 नंबर से ज़्यादा किसी के नहीं आएंगे, हाईएस्ट 60 बनेगी। मैंने कहा 85 से नीचे नहीं बनेगी। बोले सर मान लीजिए। मैंने कहा आप भी मान लीजिए। नहीं माना, हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिद्दी बहुत थे और आज भी जिद पे ही हैं। तो मैंने उनसे बाद में पूछा कि सर अब क्या कहते हैं। अरे बोले सर हम तो पता नहीं कुछ ये हो गया होगा, वो 50 बहाने बनाए। माना तब भी नहीं। मैंने कहा साहब अब तो मान ही लो, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया कि 85 आए हैं लोगों के, 90 भी आए हैं लोगों के। बोले नहीं साहब हम वो कुछ हो गया होगा। तो मैंने कहा कुछ में ही तो आप, जब आप, क्योंकि जिसकी जीत होती है वो कमियां नहीं निकालता, जो हारता है कमियां वही निकालता है। ये भी ध्यान दीजिए, जीतने वाला कभी कमी नहीं निकालेगा और हारने वाला कभी तारीफ नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चर भी बहुत पूछा गया है, ये भी आप जान लीजिए। एंथ्रासिन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर भी, जैसे अगर एलिजरिन के स्ट्रक्चर में गए थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ वाले स्ट्रक्चर्स में भी चले जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग एंथ्राक्विनोन के स्ट्रक्चर को भी जाने। ये स्ट्रक्चर आपका एंथ्राक्विनोन का है। तो ये हो गया आपका एंथ्राक्विनोन। ये स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देखिएगा, समझ में आपको जरूर आएगा कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों बातें हमारे साथ गंभीरता के साथ आप रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब एंथ्रासीन हम लोग पढ़ रहे हैं तो एंथ्रासीन में एक डाया एंथ्रासीन भी याद आपको रखना चाहिए। और डाया एंथ्रासीन के साथ में एंथ्रासीन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर, यानी कि ये दो स्ट्रक्चर मुझे जो लगते हैं वो जरूर पढ़ने चाहिए। तो पहले मैं आपको एंथ्रासीन का डाइमर बना करके दिखा देता हूँ। पहले आप पूरा रिंग बनाया करिए, पहले ऐसे करके रिंग जरूर बनाया करें। जब ये रिंग बन जाए, यानी कि 2 रिंग, आप इस तरीके से 2 रिंग कंप्लीट कर लीजिए एंथ्रासीन के। ये ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ये एंथ्रासीन का रिंग बन गया। अब आप इसको ऐसे करिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे करिए और ऐसे कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं किया तो यहाँ एक हाइड्रोजन आप दिखा दीजिए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन दिखा दीजिए। सेम कंडीशन यहाँ बनाइए। और यहाँ जब आप कंडीशन सेम बनाए तो इस बात का भी ध्यान रखें, बिल्कुल डिट्टो, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दीजिए, क्योंकि हमें यहीं से कंबाइन करवाना है। अब इन दोनों बॉन्डिंग को आप ऐसे करके यहाँ लाइए और इसको इससे मिला दीजिए। इस वाली बॉन्डिंग को मिलाइए, इससे मिला दीजिए। ये डाइमर बन जाता है, डाई एंथ्रासिन के नाम से जाना जाता है। डाई और 1-4 पोजीशन, 9-10 पोजीशन पर जुड़ा है, तो डाई एंथ्रासिन है। ये डाई एंथ्रासिन है और पोजीशन आपकी 9 और 10 पोजीशन है। तो 9-10 से डाइमर बना हुआ है, ये बात ध्यान दो। दूसरा स्ट्रक्चर जो 23rd है, वो स्ट्रक्चर आपका जरूर याद रखिएगा। एंथ्रासिन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कभी कभी, तो जो स्ट्रक्चर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं सब बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इन्हें पढ़ें या इग्नोर कर दें। आपका मन करता हो तो पढ़िएगा, न मन करता हो तो बिल्कुल कोई काम करने की जरूरत आपको नहीं है। मैं कभी भी ऐसी सलाह आपको नहीं दूंगा कि जो आपको नुकसान दे, ठीक है ना। तो आपका मन करे तो पढ़िए, नहीं मन करे छोड़ दीजिए। क्योंकि आजकल समस्या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या एक ही मुझे समझ में आती है कि वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते। और जब अपने आगे चलने नहीं देते तो फिर मामला खतरनाक साबित होता चला जाता है। और अल्टीमेटली ऐसे करके आप लीजिएगा स्ट्रक्चर को, ठीक है, ऐसे करके लीजिएगा और इसको नीचे लाइए, इसको नीचे, वही सेम कंडीशन है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा तो रिंग बनाने में फिर आपको आसानी हो जाएगी। इस तरीके से 2 रिंग बना देना। अब आप जोड़ना चाहो तो इससे और इससे, इन दोनों से ऑक्सीजन आप ऐसे जोड़ दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर एंथ्रासिन परऑक्साइड का, ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंथ्रासिन परऑक्साइड, परऑक्साइड। तो जनाब ये बात जरूर ध्यान दीजिए कि जब दिल करने लगे और मन करने लगे तभी पढ़िए, अन्यथा स्थिति में कोई मतलब नहीं बनता है। तो जनाब आपको कैसे लगे स्ट्रक्चर ये जरूर बताते चलिए और हाथों को थोड़ा सा कष्ट दीजिएगा। और एक स्ट्रक्चर ट्रिप्टिसिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24th पे आ जाते हैं। और 24th में ये स्ट्रक्चर भी, ट्रिप्टिसिन का नाम भी बहुत
पूछा गया, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो मैं इसी को आधार लेकर के जो यहाँ पर बनाया है, यहीं पर रिंग बेंजीन का जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप्टेसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसलिए तुरंत मैं हर स्ट्रक्चर को वहीं बता ही रहा हूँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो एक तो ऐसे कर लीजिए, फिर आप ऐसे ये लाइन छोटी रखिए, ये लाइन बड़ी रखिए और ये लाइन छोटी, क्योंकि दोनों की लाइन सीधी होनी चाहिए तभी स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर भी वही कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी कि इस तरीके से यहाँ जोड़िए, इस तरीके से यहाँ जोड़िए। अब यहीं सर रिंग आपको तैयार करना पड़ेगा, बेंजीन का रिंग। ठीक है, बेंजीन का रिंग तैयार करना पड़ेगा। तो ये बेंजीन का रिंग हो गया, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड ऐसे करके लगा दीजिए और ये हो गया इस तरीके से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये ट्रिप्टिसिन का स्ट्रक्चर है, ट्रिप्टिसिन का स्ट्रक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के नाम से ये स्ट्रक्चर जाना जाता है। तो मैं तो उससे ही सलाह दूंगा कि कुछ चीज़ें जरूरी हैं, उनको जरूर पढ़ लिया करिए। बाकी ज़रूरत नहीं है कि आप हर किसी स्ट्रक्चर को पढ़ें, लेकिन हाँ, जो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं वो स्ट्रक्चर आप जरूर पढ़ें। और इन स्ट्रक्चर्स में आइसोमेरिज्म को जो भी जरूर देखें, जो आइसोलेटेड है और फ्यूज्ड है। तो आइसोलेटेड में फिर आइसोमेरिज्म भी बहुत पूछ ली जाती है। तो अगर ये स्ट्रक्चर ना आए हो तो बताइएगा, पेपर उठाइए और देखिए, आपको ऐसे स्ट्रक्चर जरूर मिलेंगे। पहला तो ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड, फ्यूज्ड वाले छोड़ दीजिए, आइसोलेटेड की बात कर रहा हूँ और ये एग्जामिनेशन में जनाब आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी COOH लगा है और यहाँ पर एक NO2 लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर NO2 लगा और यहाँ पर COOH। इनमें आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व की गई है। तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव में अब यहाँ ग्रुप भी बदल करके आ सकते हैं। यहाँ COOH है तो यहाँ पर NHCOCH3 भी हो सकता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी नज़र में अपने रखिए। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा मानना है, अगर PGT क्वालिफाई करना है तो मेरी बात को, इस बात को गंभीरता से लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान दिया कि साहब हमने स्ट्रक्चर को बहुत गंभीरता से लिया है, तो एक एक नंबर और एक एक क्वेश्चन आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए हर स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए, कौन सा स्ट्रक्चर आपका लाइफ बदल देगा कोई पता नहीं है। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मैंने आपको बना करके दिखा दिए, तो इनको भी आप जरूर बना लीजिएगा। और अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स की, तो उनको भी ध्यान से पढ़ डालिए और ये पूरी PDF आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जनाब अब आ जाते हैं, सबसे पहले तो बहुत फेमस है जिनके नाम ही पूछे जाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया होगा, इसको हम लोग पायरिडीन का स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर हम पायरिडीन का नाम दे देंगे। तो पायरिडीन में ये लोन पैर बाहर रहता है, डिलोकलाइज नहीं होता है। ठीक है, ये इसी का छोटा भैया, अगर अंदर बॉन्ड हटा दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर आपका पिपराइडीन का बन जाता है। किसका? पिपराइडीन का बन जाता है। और अगर यही स्ट्रक्चर हेक्सागन में रहिए, बॉन्ड भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बॉन्ड रखिए, यहाँ पर बॉन्ड रखिए, ऑक्सीजन ऐसे करके लगा दीजिए। इसको हम लोग पायरेन के स्ट्रक्चर, ये पिपराइडीन है, पिप और है ना, PIPERIDIN, पिपराइडीन है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जाती है और इसको हम लोग पायरेन के नाम से जानते हैं। ये पायरेन का स्ट्रक्चर है। और थायोपायरेन करना है तो फिर कुछ मत करिए, थायोपायरेन में यहाँ सल्फर लगा दीजिए, ये आपका थायोपायरेन बन जाता है। और जब आप इनके सभी रिंग हटा करके ऑक्सीजन लगा दीजिए और यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम टेट्रा है ना, टेट्राहाइड्रो, ये पायरेन है, इसमें टेट्राहाइड्रो हो गया तो टेट्राहाइड्रोपायरेन, THP बोलते हैं। और इसे आप थायोपायरेन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा ही लिखे देता हूँ, थायोपायरेन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और 27वें पॉइंट में स्ट्रक्चर्स तो मैंने लगभग 40 बना दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि भैया स्ट्रक्चर्स यहाँ तक देखिए 40 पूरे हो ही जाएंगे, अगर नहीं भी हुए होंगे। इसका नाम तो बड़ा फेमस है, पायरोल। इसका नाम पायरोल है, PYRROLE, पायरोल हो जाता है। और इन्हीं के बड़े भैया हैं, ये फ्यूरॉन कहलाते हैं, तो इनको आप फ्यूरॉन बोल सकते हैं। ये फ्यूरॉन साहब हैं। और है ना, इसके बाद अगर आपने इन पे सल्फर ले ले तो ये आपका थायोफीन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये थायोफीन कह दीजिए। ये स्ट्रक्चर अक्सर किसी न किसी फॉर्म में एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर पता होगा तो बहुत मदद मिलती है बहुत सारे क्वेश्चंस में।
अब ये नहीं कि साहब बोले नहीं आया तो फिर बोले साहब एक ही क्वेश्चन आया, तो एक एक क्वेश्चन जीवन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। और पायरोलिडीन का स्ट्रक्चर भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो पायरोलिडीन के स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, जो पेंटागन यहाँ जैसे पिपराइडीन है उसी का छोटा भैया है पायरोलिडीन। तो यहाँ पर PYRROLIDIN पायरोलिडीन हो जाता है। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन नाम मैंने सब लिख दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स, जरूर गंभीरता के साथ में पढ़िए। और मैं तो कहूँगा कि आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हुए हैं, उन टेस्ट को भी जरूर दीजिए। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो मुझे लग रहा है कि मुझे इंपॉर्टेंट है वही स्ट्रक्चर मैं बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा स्ट्रक्चर बताने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अक्सर जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स पर हमारा फोकस रहता है। ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बताने का हमारा कोई प्लान और कोई मूड भी नहीं है, जिससे कि आप ज़्यादा न पढ़ें, कम पढ़ें, उतना पढ़ें जितना वाकई में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और आपके एग्जामिनेशन की क्रैकिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको थोड़ी सी जानकारी और भी रखनी है तो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के स्ट्रक्चर में तो कहता हूँ उनको भी आप बना करके देख लीजिएगा। तो आपको उम्मीद है कि आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन के स्ट्रक्चर तो पता ही होंगे। अगर बेंजीन में नीचे की तरफ एन लग जाए तो क्विनोलिन, और साइड में लग जाए तो आइसोक्विनोलिन। चलिए बना ही लेते हैं, बात भी आपसे करते चल रहे हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी बनाते चल रहे हैं। तो फिर मैं तो कहूँगा कि क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन दोनों के स्ट्रक्चर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस तो भैया नहीं है। देखो यहाँ पर एन लग गया तो ये साहब क्विनोलिन का स्ट्रक्चर बन गया, और अगर स्ट्रक्चर में यहाँ पर एन लग जाए, जैसे यहाँ मेरा पेन रुका तो यहाँ पर एन लग जाए, तो ये आइसोक्विनोलिन हो गया। ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपका क्विनोलिन हो गया, क्विनोलिन, और ये आपका स्ट्रक्चर आइसोक्विनोलिन हो गया। तो जनाब क्या इनमें कोई बुराई है स्ट्रक्चर पढ़ने में? अगर ये स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो मैं तो कहता हूँ कि आप ही का फायदा है, और आप उस फायदे को अपने एग्जाम में फ़ायदा उठा लीजिए। सबसे बड़ा काम एग्जामिनेशन में फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। और आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर भी थोड़े से पढ़ लीजिए। तो मैं तो कहता हूँ उनके स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो जाए तो वाकई में मज़ा आ जाएगा। तो 29th पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग एडिनिन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर मैं अलग से सेपरेट आपको बनाए दे रहा हूँ, और इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। एडिनिन के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस तरीके से पायराडीन को याद रखिए, लेकिन पायराडीन में एक आपको नाइट्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से अंदर बॉन्डिंग कंप्लीट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इस तरीके से पूरा कर लीजिए और ऊपर लगा लीजिए। पहले इतना बनाइएगा, ठीक है। एडिनिन में अब क्या करना है, नाइट्रोजन यहाँ भी लगाना है, नाइट्रोजन यहाँ भी लगाना है। एक तरफ आप डबल बॉन्ड दीजिए, और नहीं दो तो उधर H दे दो, चाहे ऊपर चाहे नीचे कुछ भी कर लो। ये स्ट्रक्चर आपका एडिनिन का आ जाता है। एडिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडिनिन का आ जाता है। अब ग्वानिन और एडिनिन में क्या डिफरेंस है? ग्वानिन में यहीं पर जो ये आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड हटेगा अंदर का और डबल बॉन्ड वो आ जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा, तो ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहीं पर मैं फिर एक काम ये कर लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ। इधर का रिंग तो छूना नहीं ना, तो कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं उल्टा चल रहा हूँ जिससे दिक्कत आपको ना होने पाए। यहाँ NH लगा देता हूँ बैलेंसी को पूरा करने के लिए, डबल बॉन्ड O लगा दूंगा। बाकी एक बैलेंसी पूरी तो एक बची, ऐसे सेटिस्फाइड कर दो। बाकी मैंने छेड़छाड़ इधर वाले स्ट्रक्चर में नहीं किए। यहाँ पर भी लोन पर दिखा दो और यहाँ पर आप NH दिखा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। तो ये आपका ग्वानिन हो गया, GUANINE, ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका एडिनिन हो गया, ये आपका ग्वानिन। ये दोनों प्यूरिन बेस के अंतर्गत आते हैं। दोनों कहाँ आते हैं? प्यूरिन बेस के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे बहुत सारे हिंट भी मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो मैं तो कहूँगा भैया कि आप पढ़ लीजिए, इन्हें पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ डालिए, ठीक है। इस तरीके से आप दो प्यूरिन स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, एडिनिन ग्वानिन। और तीसरा आप 30th पर चले आइए, और 30th में आप जान लीजिए, जान है ये, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ ऐसे करिए और यहाँ पर आप NH कर दीजिए, NH कर दीजिए। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पर NH हो गया, और इस तरीके से ऐसे, ठीक है। बिल्कुल इसी में एक O बढ़ाना था और कुछ नहीं करना था। ये स्ट्रक्चर आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया। किसका हो गया? यूरेसिल। अब इसी में चेंज करते चलिए, कुछ नहीं करना। फिर आपको वही NH यहाँ बना लेना है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ डबल बॉन्ड O दीजिए, यहाँ पर केवल बढ़ा देना है CH3, बाकी झमझम कर देना है। तो झमझम कैसे होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया झमझम,
यहाँ पर डबल बॉन्ड O जाने दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड मतलब इसी के स्ट्रक्चर में चेंज। ये प्यूरिन हो गया था, ये हो गया, अब ये यूरेसिल हो गया था, ये आपका थाइमीन हो गया, THYMINE थाइमीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से अगर फिर आप इसी का स्ट्रक्चर बना दो यूरेसिल का, अगर आप याद रखोगे ना तो गलती आपसे नहीं हो। मैं तो भैया ऐसे याद कर लेता हूँ, मैं तो ऐसे ही याद, जब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसका, यूरेसिल का। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाइए, ये यूरेसिल का हो गया। बॉन्ड में कोई छेड़ाछाड़ी करनी नहीं, तो बॉन्ड में बिल्कुल छेड़ाछाड़ी मत करिए। अब जैसे यहाँ पर H लगाया है, अब यहाँ भी H लगेगा, यहाँ भी H लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर NH2 लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम NH2 लगाएंगे और यहाँ से खट से एक H हटा देंगे, तो अब कंप्लीट हो जाएगी बैलेंसी हमारी, ये और ये हो गई। इसका नाम साइटोसिन हो जाता है, साइटोसिन नाम हो जाता है। और ये तीनों आते हैं पिरिमिडीन बेस में। किस में आ जाते हैं, ये तीनों आपके पिरिमिडीन बेस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन बेस आते हैं। तो अब आपको ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या स्ट्रक्चर ये आपके लिए फायदेमंद होंगे, और अगर ये फायदेमंद होंगे तो फिर आपको मेरे हिसाब से जरूर पढ़ लेना चाहिए। और भी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मुझे जितने इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको बताए। इन स्ट्रक्चर्स को जरूर ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। देखिए एक से एक ऐसे स्ट्रक्चर जो एग्जामिनेशन में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और साथ ही साथ अब इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।